नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। दोस्तों थंबनेल देख के आप लोग पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के एक एक क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है कि रक्त होता है, तो रक्त भाई क्या होता है यहाँ पे? एक तरल संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, एक दो और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक तरल संयोजी ऊतक। यहाँ पे तरल भी लिख लीजिए, यानी कि लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है हमारा ब्लड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त शरीर में क्या करता है? तो व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्लड? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है, खड़े होने में सहायता करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाता है। देखिए जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स, वहाँ पे जब ऑक्सीजन आती है उसको ये कैरी कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे रिलीज कर देता है। ब्लड का यही कार्य होता है। तो मानव शरीर में जो ह्यूमन ब्लड होता है, तो इस रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा था। तो 7.4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी रेंज पूछी जाती है तो 7.35 से 7.45 इसका आंसर भी ऑप्शन में दिया होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में खून का पीएच मान कैसा होता है? तो चार ऑप्शन यहाँ दिए। अभी हमने आपको बताया था जो इसका पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, और जो पीएच 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय। ठीक है, अच्छा ये 7 से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा यानी कि कम क्षारीय होगा, है ना। और अधिक क्षारीय कब होता है? जब ये 11 से 12 के आसपास अगर होता है ना। क्षारीय कहाँ से कहाँ तक होता है? 7 से 14 तक जो पीएच होता है वो क्षारीय होता है, और 0 से 7 तक जो पीएच होता है इसको अम्लीय बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो नेचुरल कोलाइड क्या होगा? बेसिकली जो हमारा सॉल्यूशन होता है या जो विलयन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। उस 3 टाइप्स में एक टाइप होता है कोलाइड। ऐसे नेचुरल कोलाइड की अगर बात करी जाएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रक्त, यानी कि ब्लड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड ऐसे जो जेली टाइप के होते हैं, लिक्विड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता? तो सार्वत्रिक दाता का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड कौन सा ग्रुप होता है? तो वो हमारा ओ ग्रुप होता है, ध्यान रखना, समूह ओ। तो ओ समूह होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। और अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें, एक्सेप्टर यानी कि जो सभी से ब्लड ले सके, तो वो ए बी समूह होता है, ए बी ग्रुप। ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखना। अगर पूछा जाए जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये की थी लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी हर एक सेल्स तक, यानी कि हर एक कोशिका तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य में आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो सामान्य संख्या की बात करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5.4 मिलियन, यानी कि लगभग 54 लाख। ठीक है, 54 लाख जो होती हैं आरबीसी की संख्या होती है एक एडल्ट पर्सन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? यानी कि ब्लड कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ पे बनता है? तो रक्त की बनने की बात करी जाए थी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। बेसिकली जो हमारी बोन्स होती हैं इनके बीच में, तो बोन्स कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। तो ये बोन है, इसके बीच में एक होता है जेली जैसा टाइप का, थोड़ा हार्ड होता है। तो वो जो होता है बोन मैरो, रेड कलर का होता है, वही होता है बोन मैरो। उसी से हमारी जो आरबीसी यानी कि ब्लड का वहाँ पे वहीं से रक्त की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी डेड डैश में बनती हैं। तो अभी हमने आपको बताया था ये बनेंगी अस्थिमज्जा में ही बनेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाल अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा को बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखते हो तो ब्लड से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 100% आपके वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसको आप पूरा वीडियो को देखें, और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हमको फटाफट सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए। ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आप सभी के लिए डेली लाया जाता है। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर्स के हमारे यहाँ इस चैनल पे आपको वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। अगर इनकी लाइफ पूछी जाए कितनी होती है तो 100 से 120 दिन होती है आरबीसी की अगर बात करी जाए। और वहीं पे अगर हम आपको बता दें डब्ल्यूबीसी की बात करी जाए तो ये 10 से 12 दिन होते हैं, और प्लेटलेट्स की बात करी जाए तो ये 8 से 10 दिन तक इनकी लाइफ होती है। ठीक है, तीन ही टाइप की होती हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है 100 से 120 दिन। सबसे ज़्यादा संख्या भी आरबीसी की होती है 54 लाख के आसपास। उसके बाद अगर डब्ल्यूबीसी की पूछी जाएगी तो इनकी संख्या काफ़ी कम होती है, 11 से 15 हज़ार होती है। देखिए वहाँ पे लाखों में बात है, यहाँ पे हज़ारों में बात की गई। और प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 2 से 3 लाख होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा संख्या होती है आरबीसी की नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपकी होंगी प्लेटलेट्स, और नंबर 3 पे किसकी संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी के बढ़ने से आरबीसी ज़्यादा हो जाएगी तो एक बीमारी होती है पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया हो जाता है अगर यहाँ पे हमारी जो आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है बाय द इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ आरबीसी। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का बनना आरबीसी का विनाश कहाँ होता है। तो डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ है और आरबीसी ख़त्म कहाँ पे होता है। तो अगर ये बात करी जाएगी तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्लीहा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। यहाँ पे प्लीहा से रिलेटेड एक और बात है कि अगर आपसे पूछा जाए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है तो ब्लड बैंक हमारे प्लीहा को ही कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं में यानी कि आरबीसी में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आरबीसी में ही हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। काम इसका होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़ों में रिलीज करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य की अगर बात करी जाएगी तो हम कितनी बार बता चुके हैं पीछे भी अभी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन या वहन करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डन बाई हीमोग्लोबिन। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीजन कौन ले जाता है। तो फिर से वही बात सेम टू सेम घुमा के पूछ दी है, यानी कि उल्टा पूछ दिया उसका। तो ऑक्सीजन को ले जाता है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण में कौन आवश्यक है। कौन सी ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इन दोनों को बनाती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरन। ठीक है, यानी कि Fe। आयरन को क्या बोलते हैं, Fe। ये इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस से रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। अब देखो होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को ले जाता है और इसको ले जाने में जो क्षमता को कम कौन करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यानी कि जो धुआं से जो एक गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप कभी भी आग के पास बैठे हो, वहाँ पे जो धुआं निकलता है तो वहाँ पे अगर आप बैठे होंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है ना। तो वो किसकी वजह से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोला जाता है, CO। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स, ठीक है, उसके अंदर हम आपको जैसे बता दें शॉर्ट में, एक इधर को ये फेफड़ा हो गया, ठीक है, और एक इधर ये फेफड़ा हो गया। तो फेफड़े के अंदर ये हमारी ऐसे ऐसे नली जैसी आती हैं और नली के बिल्कुल टॉप पे एक बैलून जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको बोला जाता है एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली इनको बोला जाता है और हिंदी में इनको बोलते हैं कूपिकाएँ। ठीक है, कूपिकाएँ। तो यहीं से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि यहाँ से रक्त जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन ले लेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वायु कोशिकाएँ, जिनको एल्वियोली बोला जाता है या कूपिकाएँ भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी होने पर रक्ताल्पता हो जाती है, यानी कि ब्लड की डिफिशियंसी कैसे होती है, किस विटामिन की कमी से होती है। तो ये होता है हमारा विटामिन, कहाँ गया भाई, विटामिन B12। विटामिन B12 जिसका नाम होता है साइनोकोबैलमिन। ठीक है, साइनोकोबैलमिन। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम होता है विटामिन B12 का। और इसी की अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया बीमारी होती है। एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता। एनीमिया का ही मतलब होता है रक्ताल्पता, यानी कि लैक ऑफ ब्लड।
अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाएं WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो WBC जो होते हैं हमारे बॉडी के इनके सैनिक बोला जाता है। ये हमारे शरीर के क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन होने वाला है तो उससे लड़ेंगे और हमारे शरीर की रक्षा करेंगे, इसलिए इनको शरीर का सैनिक या प्रहरी बोला जाता है। सबसे बड़ा रुधिराणु कौन सा है। तो देखिए जो WBC होती है हमारी WBC में एक WBC बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जो मोनोसाइट्स होते हैं, एक केंद्रकाणु मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट्स जो होते हैं ये सबसे बड़े रुधिराणु होते हैं। सबसे बड़ी जो साइज जो होती है वो एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट, इंग्लिश में बेसिकली इसको मोनोसाइट नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो अभी हमने आपको बताया संक्रमण से रक्षा करता है WBC, इसीलिए इसको शरीर का सैनिक कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा आपको एक बात और बता दें, जो हमारा ब्लड होता है ह्यूमन ब्लड में बेटा 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है वो कणिकाएँ होती हैं। और कणिकाएँ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कि वही हमारी RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और प्लाज्मा को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इसमें 90% जो होता है वो वाटर होता है और यहाँ पे 10% में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 45% कणिकाएँ होती हैं, 55% प्लाज्मा, और प्लाज्मा को अगर फर्दर डिवाइड करें तो 90% वाटर और 10% यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है ल्यूकीमिया है। तो ल्यूकीमिया कब होता है, जब हमारे शरीर में जो WBC हैं इनकी कमी हो जाती है। WBC की जब कमी हो जाती है तो वहाँ पे ल्यूकीमिया बीमारी हो जाती है, यानी कि हमारी जो बोन्स होती हैं, बोन्स वीक होने लगती हैं, ठीक है, बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, शरीर दुबला पतला होने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाओं में असामान्य कमी। तो WBC में जो कमी हो जाती है तो ल्यूकीमिया बीमारी हमें हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव के रक्त का थक्का बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जानवाने में सहायता करता है और इसका नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। अगर इसके केमिकल नेम की बात की जाए तो इसका केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन। और ये जो विटामिन होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव के रक्त रिसाव बंद होना क्या कहलाता है। अगर ब्लड हमारा बह रहा है और वो रुक जाए, बहना बंद हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्कंदन, यानी कि क्लॉटिंग हो गई, ठीक है, क्लॉटिंग बोला जाता है कि ब्लड हमारा उसका थक्का बन गया, वो बहेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है रक्त जमने के लिए किस तत्व की भूमिका होती है। मुख्य भूमिका की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे कैल्शियम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो रक्त जमने की जो मुख्य कार्य करता है वो कैल्शियम ही करता है। रक्त में प्रतिस्कंदक एंटीकोगुएंट, यानी जो उसे जमने ना दे, उसका कार्य कौन करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन बॉडी में क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता। अगर ब्लड बॉडी के अंदर ही जम गया तो ब्लड का फ्लो कैसे होगा, यानी कि वो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट कैसे होगा फिर। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो हमने इसी वीडियो में कहीं ना कहीं पे बताया था कि लैंडस्टीनर या कार्ल लैंडस्टीनर इनका नाम है, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है, ये आपको इतने बात पता होनी चाहिए। विलियम हार्वे क्या है, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, ठीक है, रक्त परिसंचरण की अगर बात करी जाए किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक 2 बार तक रिपीट हो चुका है। सर्वदाता की बात करी क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 31 का, ठीक है, कि सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर की बात करी जाए, ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है। फिर से सेम टू सेम बात आई, तो इसका भी आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना, इतनी बात हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखे टॉप 32 क्वेश्चंस। अगर इसमें से रिपीट वाले हटा दो तो 30 क्वेश्चंस आपने ऐसे देखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर किसी ना किसी एग्जाम में आए, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और कंटेंट भी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्पफुल हो सकें, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए किसी भी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। थैंक यू।